हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पीजीसीआईएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो आपके सभी आने वाले टेक्निकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है। तो एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग एलिमेंट को कहते हैं। वाइंडिंग एलिमेंट को कहा जाता है, क्या कहते हैं। वाइंडिंग एलिमेंट को, वाइंडिंग एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो वाइंडिंग एलिमेंट को कॉइल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉइल कहा जाता है। और जिसमें वाइंडिंग किया जाता है उसको कहते हैं स्लॉट। तो वाइंडिंग एलिमेंट आपका क्या होगा, कॉइल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग की आयरन बीट, सोल्डरिंग की आयरन बीट बनी होती है। सोल्डरिंग की आयरन बीट किस धातु की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। तो आपका जो सोल्डरिंग आयरन होता है, सोल्डरिंग आयरन, इसकी जो बिट होती है जिससे टाका हम लगाते हैं, यह किसका बना होता है। तो यह बना होता है आपके कापर का। यह किसका बना होता है, यह कापर का बना होता है। यहाँ पर नहीं है ऑप्शन ए, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कापर का बना होता है, इसको याद रखना है। नाइक्रोम आपका हीटिंग एलिमेंट, हीटर के कॉयल, हीटर के कॉयल और आपके प्रेस के, विद्युत प्रेस के कॉयल बनाने में नाइक्रोम का उपयोग होता है। कार्बन रजिस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रजिस्टर। यूरेका का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो यह फैन रेगुलेटर में या रियोस्टेट, वाउंड रियोस्टेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होता है। वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग किया जाता है। वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, जीनर डायोड का। और जीनर डायोड का सिंबल ये होता है, ऐसे ये जीनर डायोड का ये सिंबल है। ठीक है। और यह किस में वर्क करता है। तो यह रिवर्स वाइस में कार्य करता है। रिवर्स वाइस में जीनर डायोड रिवर्स वाइस में कार्य करता है, पश्च अभिनति। ठीक है, तो ये किस में कार्य करता है, रिवर्स वाइस में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक डायोड है। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक डायोड है। तो इसको डिटेल में बताते हैं आपको, डायोड बनता कैसे है। ठीक है, इसमें तो इसके लिए पीएन होगा, लेकिन अभी देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब अर्धचालक पदार्थ को, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ को, अर्धचालक अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, यह सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर, सामान्य सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसको उपयोग में लाने के लिए भांति व्यवहार करते हैं।
इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा इससे पॉइंट जो है बता दे रहे हैं। भांति का कुचाला की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि इनको उपयोग में लाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या कहते हैं? अशुद्धि मिलाई जाती है। और इस अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। और यह आपके 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले यानी ट्राईवैलेंट एलिमेंट या पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट, इसको मिला करके आपको पी और एन बनाया जाता है। पी यानी पी एन जंक्शन। अब होता क्या देखिए, आपको जब सिलिकॉन के साथ 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाएंगे तो यह आपका बनता है पी टाइप। क्या बनता है? पी टाइप। और सिलिकॉन के साथ यदि आप 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाते हैं तो यह बनता है आपका एन टाइप, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है, होल्स या कोटर। तो इसको पी एन जंक्शन, पी टाइप और एन टाइप के मिलाने से पी एन जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे हम डायोड के नाम से जानते हैं। और यह डायोड आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है ये? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पीएन जंक्शन ही एक डायोड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिंग का मान, फ्यूज का फ्यूजिंग कारक हमेशा क्या होता है? फ्यूज का फ्यूजिंग कारक हमेशा क्या होता है? तो यहाँ पर फ्यूज का फ्यूजिंग कारक हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है फ्यूजिंग फैक्टर का मान, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर जो है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वाट में कितने ब्रिटिश एचपी होते हैं? 1000 वाट में कितने ब्रिटिश एचपी होते हैं? ठीक है, कितने ब्रिटिश एचपी होते हैं? तो आप जानते हैं कि 1 वाट, मतलब वाट बराबर 1 किलो वाट बराबर ये आपका होता है 746 एचपी। किसके? 746 एचपी के बराबर होता है 1 किलो वाट बराबर, ठीक है। तो 746 होता है। तो यहाँ पर 746 होगा। एक किलो वाट बराबर कितना होता है आपका? 1 किलो वाट, यानी 1000 वाट के बराबर। अब ये 1 वाट के लिए मतलब पावर का मात्रक होता है, और ये आपका हॉर्स पावर में यूनिट है। तो 746। अब 1 एचपी के लिए निकालेंगे, 1 एचपी के लिए निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1/746, ठीक है। उसके बाद गुणे 1000। अब 1000 में 746 से भाग देंगे तो 1.34 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.34, ठीक है। क्योंकि 1 एचपी मतलब एचपी यानी हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। और मीट्रिक में 735, मीट्रिक में क्या होता है? 735.5 या 736 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर स्टार्टर में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। डीसी मोटर स्टार्टर में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। तो डीसी मोटर में स्टार्टर में जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, और डीसी मोटर के स्टार्टर 2 पॉइंट होता है, 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर, और लास्ट आपका होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोटर जब स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग के समय करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है?
बहुत ज़्यादा इसका मान बढ़ जाता है और उस करंट के मान को स्टार्टिंग में कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर के स्टार्टर जो है उसमें लगाया जाता है। तो वह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा होता है जो करंट के मान को कम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग तार की आकार होती है, अर्थिंग तार की आकार होती है, कितना होता है अर्थिंग तार के आकार कितना होता है आपका, तो 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई वायरिंग में उपयुक्त वायरिंग है, अस्थाई वायरिंग में उपयुक्त वायरिंग है क्लिट वायरिंग। उपयुक्त वायरिंग अस्थाई में वायरिंग कौन सी उपयुक्त है आपकी, क्लिट वायरिंग अस्थाई वायरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन टेस्टर द्वारा क्या जांचते हैं, नियॉन टेस्टर द्वारा क्या जांचते हैं, तो यह कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए, कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए होता है। परफेक्ट ऑप्शन तो आपका यही होगा, कंटिन्यूटी। लेकिन जब ऑप्शन ये नहीं दिया है तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, फेज। ठीक है, फेज, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। करंट तो एमीटर से ज्ञात किया जाता है, वोल्टेज आपका वोल्टमीटर से ज्ञात किया जाता है, तो फेज इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। कंटिन्यूटी उसके जो लैंप होते हैं वो नियॉन टेस्टर द्वारा जांच किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन बिट किसके बने होते हैं, तो रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स जाब को किससे बचाता है, फ्लक्स जो है वो जाब को किससे बचाता है, तो फ्लक्स जो है वो जाब को जंग से बचाता है, फ्लक्स जाब को जंग से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर आयरन किस कार्य में प्रयोग होता है, सोल्डर आयरन किस कार्य में प्रयोग होता है, तो सोल्डर आयरन ज्वाइंट पर टाका लगाने के लिए, ज्वाइंट पर टाका लगाने के लिए क्या होता है, ज्वाइंट पर टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइंट पर टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई है। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, तो यह लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि 2 किलो हर्ट्ज, क्या दिया है, 2 किलो हर्ट्ज किसका मान है, एफ का, आवृत्ति को हर्ट्ज से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आवधिक काल यानी टाइम पीरियड आपको बताना है टी, तो टी इज इक्वल टू होता है 1 में एफ, या एफ का मान निकालेंगे तो 1 में टी। तो आपको समय निकालना है टी, ये किस में है, किलो हर्ट्ज में, तो किलो हर्ट्ज में है तो 2 गुणे 10⁻³ किलो हर्ट्ज जाएगा, ये किस में हो जाएगा, हर्ट्ज में। ये हो जाएगा 1 में और 2 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.5 गुणे 10⁻³ तो 0.5 मिली सेकेंड इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 0.5 मिली सेकेंड
करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज के सापेक्ष वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव सर्किट में धारा होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। तो क्या होती है यहाँ पर देखिए, इंडक्टिव परिपथ यानी इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अपोजेज, अचानक धारा परिवर्तन का यह विरोध करता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। यहाँ पर इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है कि वोल्टेज से करंट जो है, धारा पूछ रहा है, तो यह 90 डिग्री क्या होता है, पीछे चलता है, 90 डिग्री लैग। क्या चलता है, 90 डिग्री लैग। और इसका पावर फैक्टर आप निकालते हैं तो उसका होता है 0, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई और फाई फेज एंगल, और रखेंगे मान यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। और 90 डिग्री ये क्या करता है, लैग करता है, लैगिंग में। तो क्या हो जाएगा, ये लैग या लैगिंग या पश्चगामी, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर देखिए लीडिंग होता है तो वो होता है आपका कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटर में लीडिंग होता है, और फेज में होता है आपका रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया है कि एक श्रेणी पर आरएल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा कैपेसिटिव प्रतिघात 12 ओम है। क्या है, कैपेसिटिव प्रतिघात 12 ओम है। तो उसमें बताना है आपको, क्या बताना है, प्रतिबाधा। यहाँ पर मान दिया है, आर का मान दिया है 5 ओम, कैपेसिटिव प्रतिघात दिया है, यानी ये दिया है, ये तो क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पर आरएल परिपथ दिया है तो यहाँ कैपेसिटिव के जगह यहाँ इंडक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडक्टिव, क्योंकि कैपेसिटर रहता तो कैपेसिटिव होता, तो इंडक्टिव, ये गलत है। इंडक्टिव प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दिया है, 12 ओम, यानी एक्सएल बराबर कितना दिया है, ये 12 ओम। ठीक है, आपको बताना है कि इम्पीडेंस क्या होगा। तो Z इक्वल टू होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में आर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट में 25 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 169, और इसका हो जाएगा, और इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा का मान कितना होगा, 13 ओम। ठीक है, 13 ओम प्रतिबाधा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है और संयोजित कर दिया जाता है, यहाँ पर दिया है कि और उसे संयोजित किया जाता है कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए कॉइल में से बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगी और नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कह रहे कि कॉइल में से कम करंट प्रवाहित होगा और कंडक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। दूसरा देखिए, कॉइल वही करंट लेगी, कंडक्टर अच्छा कार्य करेगा। देखिए एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए कार्य करता है, तो 220 एसी के लिए संयोजित कर देंगे तो क्या होगा, तो कॉइल में से कम करंट प्रवाहित होगा और कॉन्टेक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा, क्योंकि अगर एसी पर जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है, घटता है एसी के लिए। ठीक है, पावर फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, तो कैपेसिटिव प्रतिघात को व्यक्त करते हैं एक्सी से, और इसका सूत्र होता है 2πfc। तो यहाँ पर क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, ये तो गलत होगा, फ्रीक्वेंसी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन होगा। और यहाँ पर सी है, आगे भी ऑप्शन इसका देख लेते हैं,
आरोपित वोल्टेज के। आपका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी। यहाँ पर एक्सी, यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है। 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है। 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए। आपको बताना है, जब एक संधारित्र को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया जाता है तो आपको बताना है कि इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए। आपको समय है 5 सेकंड का और आपको बताना है कि इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी। कितना होगा इसका वोल्टेज रेटिंग? देखिए, एक संधारित्र को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है। 230 वोल्ट पर एसी परिपथ में संयोजित किया गया है, ठीक है। इसको बताना है कि इसकी वोल्टेज रेटिंग होगी। तो जब 230 पर जोड़ा गया है तो इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी? तो ये आपका जो वैल्यू दिया है ये आपका आरएमएस वैल्यू है। क्या है ये? आरएमएस वैल्यू कितना दिया है? 230 वोल्ट। कितना दिया है? 230 वोल्ट। संयोजित करना है तो आप जानते हैं कि वी आर एम एस इजक्वल टू वी मैक्स अपन में क्या होता है? √2। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो वी मैक्स √2 और इसका मान रखेंगे तो ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 230। तो इसमें गुणा करेंगे 1.414 गुणे 230 से, तो कितना मान आ जाएगा इसका? 325.22। तो लगभग कितना होगा? 325, ठीक है, 325 के समथिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पिको फैरेड मान संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उनका तुल्य कैपेसिटेंस आपको बताना है। तो 4 पिको फैरेड के हैं, कितने संधारित्र है? 2, मतलब C1 भी आपका 4 पिको फैरेड है और C2 भी आपको कितने का है? 4 पिको फैरेड है। श्रेणी में जोड़ा गया है तो श्रेणी के लिए फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2, मान रखेंगे 1/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 1 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 2/4, कट करके कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो यह C का मान निकालेंगे तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पिको फैरेड। उससे भी बेहतर तरीका, जब कैपेसिटर की संख्या दी गई हो और प्रतिरोध कैपेसिटर का मान जो है वो सेम वैल्यू के होंगे तो आपको C/, में n फार्मूला लगा दिया जाता है। C का मान है 4, प्रतिरोध कैपेसिटर कितना है? 2, डिवाइड करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पिको फैरेड, पिको फैरेड यानी 10⁻12 फैरेड 1 पिको का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा क्या होती है? तो कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज और ये धारा, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड यानी आगे चलता है। करंट क्या करता है? 90 डिग्री आगे। धारा वोल्टेज से आगे चलती है, धारा वोल्टेज के पीछे, ये गलत है। धारा वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस में होगा, वोल्टेज धारा से आगे रहता है, गलत है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, धारा जो है वो वोल्टेज से क्या है? आगे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है, तो कौन सी विद्युत शक्ति
कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है। आपको बताना है कि कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है। कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में चेंज होती है, कौन सी होती है वो। आपका वो ऊष्मा में जो पावर लॉस होता है वो आपका होता है वास्तविक शक्ति। ठीक है, क्या होता है, पावर लॉस के लिए वो वास्तविक शक्ति होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, तो पावर फैक्टर को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो आपको बताना है कि पावर फैक्टर किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पावर फैक्टर देखिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर का। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। और सिंक्रोनस मोटर की तुल्यकालिक गति आपकी होती है 120 F/P। यहाँ से पोल की संख्या ये निर्भर करती है गति पर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन सा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि XL इक्वल टू होता है 2πfl और ये आपका है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मात्रक होता है ओम। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए क्या होता है, 2πfc। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती होता है और सीधे अनुपात में होता है F इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है। कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है, तो कैपेसिटिव परिपथ में, कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर, यहाँ पर करंट, ये आपका करंट वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, 90 डिग्री क्या करता है, लीड, 90 डिग्री लीड। तो पावर फैक्टर जब निकालते हैं तो पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई, और cos फाई का मान 90 डिग्री, और 90 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपका 0, और ये लीड करता है तो 0 डिग्री क्या होगा, लीड करेगा, मतलब लीडिंग होगा आपका 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 क्या हो जाएगा, लीडिंग होगा। डिग्री में आता आपका 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, लीडिंग होगा। अब वही इंडक्टिव रहता तो 0 लैगिंग हो जाता है। इकाई किसके लिए होता है, तो रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य संबंध है ये आपका होता है सी। ठीक है, सी आपका प्रतिरोध R/Z, ये असत्य संबंध है। ठीक है, ये गलत है। ये आपका वास्तविक पावर अपन आभासी पावर, जब पावर ट्रायंगल निकालते हैं, जब पावर ट्रायंगल शक्ति त्रिभुज जब बनाते हैं तो वहां से इसका वास्तविक पावर अपन में आभासी पावर निकाला जाता है। ठीक है, उसी के लिए वास्तविक पावर किलोवाट और आभासी पावर ये आपका केवीए, ये भी सही है। कंडक्टेंस अपान में आभासी ससेप्टेंस, जब उसके रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के लिए, इम्पीडेंस के लिए और इम्पीडेंस और एक्सेल जो भी उसके साथ जुड़ा होगा, तो उसके लिए जब हम मान निकालते हैं तो ये कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस यानी प्रवेशिता में बदल जाता है, तो भी इस त्रिभुज के द्वारा ही उसका मान निकाला जाता है। तो डी ऑप्शन भी आपका कंडक्टेंस को व्यक्त करते हैं, जी से ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा साइकिल में, प्रत्यावर्ती धारा साइकिल में करंट या वोल्टेज के उच्चतम मान को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा साइकिल में करंट व वोल्टेज के उच्चतम मान को क्या कहते हैं। तो उच्चतम मान जो है ये आपका मान लीजिए साइनोसॉइडल तरंग हो गया, तो इसके मैक्सिमम मान को क्या कहा जाता है। तो इसके मैक्सिमम मान को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड या आयाम, क्या होता है ये,
आयाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट में अधिकतम करंट की शर्त है। एसी सर्किट में अधिकतम करंट की शर्त है। तो एसी सर्किट में अधिकतम करंट तभी होगा जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी का मान इम्पीडेंस के बराबर हो। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस के बराबर होगा तो एसी सर्किट में करंट का मान अधिकतम होगा। ठीक है, करंट का मान क्या होगा? अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी के मापन को एम्पियर वोल्ट मीटर में मापते हैं। एसी के किस मान को एम्पियर वोल्ट मीटर में मापते हैं? तो एसी के जो भी मान मापे जाते हैं वह आपके आरएमएस मान होते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर ये आपका एवरेज वैल्यू मापता है। वाट मीटर कौन सी वैल्यू को मापता है? एवरेज वैल्यू को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग होती है। तो कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है यह रिएक्टिव पावर को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? रिएक्टिव पावर जनरेट कराता है। रिएक्टिव पावर जनरेट कराता है और रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है kVAR। क्या होता है? kVAR। और आपको बताना है कमेंट करके कि रिएक्टिव पावर क्या जनरेट कराता है। रिएक्टिव पावर क्या जनरेट कराता है, आपको बताना है कि रिएक्टिव पावर क्या जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे जितने भी आपको पॉइंट होंगे ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पीजीसीआईएल में भी इसके क्वेश्चन बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप देख चुके होंगे, आपका किससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को कहते हैं। रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को कहा जाता है ससेप्टेंस। रिएक्टेंस अगर एल एक्सएल होगा तो इंडक्टिव हो जाएगा और एक्सी होगा तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव। दोनों को हम लोग लिखते हैं एक्स से, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी को मान लेते हैं कि यह एक्स के बराबर है और ये ट्रेंस है और वह किसके व्युत्क्रम होता है? तो आपका ससेप्टेंस के व्युत्क्रम होता है। किसके व्युत्क्रम होता है? ससेप्टेंस के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध एसी परिपथ में पावर खपत होगी। आपको बताना है कि एक एसी शुद्ध परिपथ में पावर खपत होगी। देखिए, शुद्ध परिपथ किसे कहा जाएगा? जिसमें आपका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। और ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी सर्किट को बनाएं और उस सर्किट का प्रतिरोध जीरो हो। उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कम होगा ज्यादा होगा लेकिन होगा। लेकिन शुद्ध के लिए अगर माना जाए तो अगर जीरो होगा तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जब ये जीरो होगा तो पावर खपत कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, पावर खपत होगा आपका जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी का औसत व इफेक्टिव मान क्रमशः होता है। आपको बताना है कि एसी का औसत मान और आरएमएस मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपका होता है अधिकतम मान अधिकतम मान का कितना होता है? 0.637 और 0.707। यहाँ पर जब मान निकालते हैं एसी के लिए तो एवरेज वैल्यू होता है आपका किसी के भी संबंध में वोल्टेज या करंट के, ये होता है 2Im/π। क्या होता है? 2Im/π होता है।
ठीक है। और यहाँ पर जब RMS वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है IM इक्वल टू अपान में √2। तो आप इसमें डिवाइड कीजिए, आपका मान 0.636 के समथिंग कुछ आएगा, 69 ये आपका निकटतम मान ले लिया है। और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 707 आपका पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई होती है ओम, ठीक है। और इंडक्टर की इकाई क्या होती है? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के लिए संधारित्र का विरोध कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए संधारित्र का विरोध कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए संधारित्र विरोध करता है वोल्टेज का, और जो विरोध करता है उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्रीय प्रतिघात। यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारिता प्रतिघात करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन में आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है। इसमें धारातीय प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेल्टा कनेक्शन। दो तरह कनेक्शन होता है, एक होता है डेल्टा और एक होता है स्टार। आपको बताना है, कमेंट करके बताइए कि डेल्टा कनेक्शन में कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा संबंध सही होगा आपको बताना है। डेल्टा कनेक्शन के लिए कौन सा संबंध सही होगा? देखिए, स्टार में क्या होता है कि वाइंडिंगें होती हैं आपकी 120 डिग्री पे, और यहाँ पर होता है एक न्यूट्रल है ये, और 120 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है ये √3 गुना होता है किसका? फेज वोल्टेज का। और इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फेज वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, और फेज वोल्टेज निकालेंगे तो VL अपान में क्या हो जाएगा? √3। और डेल्टा में क्या होता है कि यहाँ पर लाइन करंट √3 गुना होता है फेज करंट का, ठीक है। फेज करंट जो होता है वह √3 गुना होता है किसका? लाइन करंट का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइन करंट इक्वल टू √3 गुना फेज करंट, मतलब IL इक्वल टू √3 गुणे IP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज असंतुलित लोड में पावर हेतु विधि अपनाई जाती है। थ्री फेज असंतुलित लोड में पावर हेतु विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपनाई जाती है? थ्री फेज की 1 वाट मीटर विधि। कौन सी होती है? थ्री फेज की 1 वाट सिंगल वाट मीटर मेथड द्वारा असंतुलित लोड विधि में अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है कि सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है। तो सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? पावर फैक्टर मीटर के द्वारा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा? पावर फैक्टर मीटर के द्वारा। और पावर फैक्टर का यूनिट नहीं होता है, यह यूनिट लेस राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मापने की पावर मापने की 2 वाट मीटर विधि में, पावर मापने की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो तो, 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो तो लोड का पावर फैक्टर होगा। अगर एक रीडिंग 1 वाट मीटर की, 2 वाट मीटर मेथड है, 2 वाट मीटर मेथड है, तो आपको बताना है W1 W2 विधि में अगर 1 मीटर की रीडिंग ऋणात्मक है तो क्या पावर फैक्टर होगा।
पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर होगा उसका 0.5 से कम, 0.5 से कम। ठीक है। अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाटमीटर में जो कॉइलें उपयोग की जाती हैं उन कॉइल्स का क्या नाम होता है, कॉइल्स का क्या नाम होता है और किस क्रम में संयोजित किया जाता है, किस क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है। कॉइल कौन कौन से होते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है। देखिए यहाँ पर स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है। जब इसका आप पॉलीफेज, अगर इसके बारे में डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए पॉलीफेज जब चैप्टर में आप कनेक्शन पढ़ेंगे तो वहां से जब हम लोग ज्ञात की जाती है जो VL और √3 VP का मान, जो मान निकाला जाता है तो वहां पर 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो वहां पर होगा क्या कि जब उसके लिए हम लोग परिमाण निकालते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार A² B² + 2AB cos थीटा पर हम लोग निकालते हैं। फाई वहां होता है कि आपका जो मान होगा वहां पर मान आपका हो जाता है 60 अंश का। ठीक है। 120 डिग्री का होता है, डिवाइड होता है, ये लंबा टॉपिक है। ठीक है। ये लंबा टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक ना। तो यहाँ से जब परिमाण निकालते हैं तो वही इसके बराबर आता है। VL यहाँ पर वोल्टेज का मान रखा जाएगा A व B के स्थान पर। तो यहाँ पर जब उसका परिणामी निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज, तो वह आपका 30 डिग्री आगे होता है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज करंट से 30 डिग्री आगे होगा। जब इसका कैसे पता चलेगा, जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। फेजर डायग्राम से ये डिसाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हाइड हो गया। यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार कनेक्शन मोटर में किए जाते हैं। यहाँ पर स्टार कनेक्शन मोटरों में किए जाते हैं। तो स्टार कनेक्शन कौन से मोटर में किए जाते हैं आपको बताना है। स्टार कनेक्शन मोटरों में किए जाते हैं। तो देखिए स्टार कनेक्शन आपके 3 HP मोटर में मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर से अगर चलाना है तो वह आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर से अगर चलाना है तो वो कितने हार्स पावर की मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो आपके 10 HP से, जो 10 HP की मोटर होते हैं उनको स्टार डेल्टा स्टार्टर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करके चलाया जाता है। और जो 10 HP से ऊपर के मोटर हैं उनको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि यह 3 HP का मोटर है, 3 HP का मोटर है, तो इसको कौन से स्टार्टर से चलाया जाएगा, कौन से स्टार्टर से चलाया जाएगा। 3 HP और 5 HP को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है, आपको बताना है कि सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो 120 डिग्री का, ये तो बहुत बार आप सुन चुके हैं, हर एक क्वेश्चन में ये आया होगा आपका, पिछले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे। इसमें कितने का कोण बनता है, 120 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको जिस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट जरूर करें। और यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, फेज वोल्टेज मापी जाती है, फेज वोल्टेज मापी जाती है। तो फेज वोल्टेज मापी जाती है लाइन व न्यूट्रल के बीच, लाइन व न्यूट्रल के बीच मापी जाती है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये RYB क्या हो जाएगा, ये RYB। देखिए आप अगर इन तीनों में, इन तीनों सीक्वेंस में, अगर आप इन तीनों में
चेक करेंगे यहां पर, इन अगर आर का वाई से, वाई का बी से, या बी का आर से, इन तीनों को आपस में तुलना करेंगे, मतलब ये लाइन जो है ये तीन, और ये चौथा आपका मान लीजिए न्यूट्रल है। तो अगर किसी एक लाइन का इस न्यूट्रल वाले से तुलना करेंगे तो आपका कहलाएगा फेज। क्या कहलाएगा? फेज वोल्टेज। ये आपका कहलाएगा फेज वोल्टेज। किसी भी इन तीन फेजों का अगर एक न्यूट्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको क्या कहलाएगा? फेज वोल्टेज। और इन तीनों का अगर आपस में आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या कहलाएगा? लाइन वोल्टेज। लाइन टू लाइन, लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच होता है। पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच होता है। तो देखिए, जो फेज एंगल होता है, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच होता है। ये आपको बताना है किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, किसके अनुपात में होता है। देखिए, आपका होता है फेज एंगल। क्या होता है? फेज एंगल। फेज एंगल, तो फेज एंगल जो है इसे फाई से व्यक्त करते हैं। और वोल्टेज एवं करंट के बीच, वोल्टेज एवं करंट के बीच के कोण को क्या कहते हैं? फेज एंगल। फेज एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो इसके लिए पावर फैक्टर और फेज एंगल का कोसाइन, फेज एंगल का कोसाइन क्या कहलाता है? आपका पावर फैक्टर। फेज एंगल का कोसाइन आपका क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर अधिकतर थ्री फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। अधिकतर थ्री फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। तो आपके थ्री फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं स्टार व डेल्टा में। किसमें किया जाता है? स्टार व डेल्टा में होते हैं। ठीक है, स्टार व डेल्टा में होते हैं। आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डेल्टा स्टार में भी होते हैं। तो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या हो जाएगा? डेल्टा टू डेल्टा मैक्सिमम होंगे। तो नेक्स्ट, डेल्टा कनेक्शन में आपको बताना है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो है वो फेज करंट से रहती है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है। तो फेज करंट से क्या होती है? 30 डिग्री पीछे। ये भी आपका फेजर डायग्राम से ही डिसाइड होगा, 30 डिग्री पीछे होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रल प्राप्त करते हैं। कौन से कनेक्शन में आपको न्यूट्रल प्राप्त होता है? तो न्यूट्रल प्राप्त होता है आपका स्टार कनेक्शन में। किसमें प्राप्त होता है? अभी ये पहले ही क्वेश्चन में बताया है आपका, किसमें होता है? यह न्यूट्रल जो है यह स्टार कनेक्शन में प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्रतिरोधकों को थ्री फेज 400 वोल्ट की सप्लाई में किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह अधिकतम पावर खपत करे? क्या करना है? इसको जोड़ना है, किस क्रम में जोड़ा जाए? तीन प्रतिरोध को थ्री फेज सप्लाई में जोड़ देना है तो आपको पावर क्या करे? खपत करे। तो कैसे जोड़ेंगे? 400 वोल्ट की सप्लाई से किसमें जोड़ा जाए कि आपकी जो पावर खपत होगी वो बढ़ जाए? आप बताइए कि इसको किसमें जोड़ा जाएगा? तो तीन प्रतिरोध है, यहाँ पर तीन प्रतिरोध है और इनको जोड़ना है 400 वोल्ट की सप्लाई के साथ। अब कैसे जोड़ा जाए कि पावर खपत जो है वो क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें जोड़ा जाएगा? डेल्टा में। किसमें जोड़ा जाएगा? डेल्टा में जोड़ने पर पावर खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार कनेक्टेड थ्री फेज परिपथ में लाइन वोल्टेज √3 गुना होता है किसके? फेज वोल्टेज के। किसके गुना होता है? यह
√3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 3 फेज परिपथ में 2 वाट मीटर में विधि में 3 फेज परिपथ में 2 वाट मीटर विधि में 1 मीटर रिवर्स धारा करने के लिए 1 मीटर रिवर्स धारा करने के लिए 1 मीटर रिवर्स धारा करने के लिए क्या किया जाए? 1 मीटर धारा रिवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है, देखिए इसमें वाटमीटर में अभी आपसे पूछे थे कितने कॉइल होते हैं, तो यहाँ पर देखिए वाटमीटर में 2 कॉइल होते हैं। वाटमीटर में कौन कौन से कॉइल होते हैं? 2 कॉइल। एक होता है पीसी पोटेंशियल कॉइल, ये प्रेशर के भी नाम से जानते हैं, और ये आपका होता है करंट कॉइल। करंट कॉइल जोड़ा जाता है सीरीज में, पोटेंशियल जोड़ा जाता है आपका समांतर में। अब यहाँ पर मीटर धारा रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे कि आप प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को उल्टा कर दीजिए। इसको क्या कर देना है? बदल देना है। इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको प्रेशर कॉइल को क्या करेंगे? बदल देंगे। तो अगर प्रेशर कॉइल की धारा निगेटिव अगर लानी है तो उसको बदल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को बदलने से, और प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है, करंट कॉइल का कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी परिपथ में प्लस मान से माइनस शिखर मान को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर आपका हो गया, ये आपका होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये, और ये होता है आपका निगेटिव हाफ साइकिल। इसके ये पॉजिटिव जो है ये धनात्मक, ये आपका होता है मैक्सिमम मान, और ये आपका निगेटिव साइकिल में होता है मैक्सिमम मान। तो इसको क्या कहते हैं? तो पिक से पिक वोल्टेज। देखिए मैक्सिमम मान भी कहा जाता है, पिक यानी शिखर मान भी कहते हैं, पिक वैल्यू या क्रिस्ट वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। मैक्सिमम मान, पिक वैल्यू या क्रिस्ट वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। तो शिखर से शिखर वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है। देखिए 3 फेज लाइन दर्शाने के लिए किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा कि फेज सीक्वेंस RYB का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? फेज सीक्वेंस RYB, रेड, येलो, ब्लू का उपयोग किया जाता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसी तार का प्रतिरोध 40 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध 40 ओम है। तार का प्रतिरोध कितना है? 40 ओम। तार का प्रतिरोध है 40 ओम। कह रहे कि यदि तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए, तार की लंबाई क्या करना है? 2 गुना, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए कि ये चालक तार है, इसकी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल क्या है? A, प्रतिरोध इसका कितना है? 40। प्रतिरोध कितना है? 40। ठीक है, प्रतिरोध है 40। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी जब आपको लंबाई बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करना है कि R = ρ×L/A, लंबाई बढ़ा दिए, ये भी बढ़ गया, 2 गुना है, 80 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध हो गया इसका। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई आप बढ़ा दीजिए, लंबाई आप बढ़ाएंगे। तो जब लंबाई आप बढ़ाएंगे तो इस तार का एरिया क्या होगा? घटेगा ना। इस तार का कितना एरिया होगा? वो घटेगा। तो आपका एरिया मान लीजिए अगर ए है, तो इस तार का एरिया ये जब 2 गुना लंबाई कर दिए, लंबाई 12 हो गया, तो इसका मतलब एरिया जो है पहले की तुलना में एरिया तो इसका आधा हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? आधा और घट जाएगा। इसका मतलब जब प्रतिरोध, नया प्रतिरोध होगा, तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और चालक का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान और बढ़ेगा। तो R = जब ये आपका 40 ओम दिया हुआ है, ठीक है, तो 40 ओम दिया है, इसका मतलब आपने इसकी लंबाई 2 गुना कर दी। इसकी लंबाई क्या कर दी है? 2 गुना,
और एरिया और क्या हो जाएगा आधा, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 80 के बराबर, सॉरी ये हो जाएगा 4, 160 ओम आएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं आता है तो आपका आर का मान निकालेंगे तो एन स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है, इसका मान रखेंगे 2 गुणे का स्क्वायर गुणे आर का मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 40 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 160, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब जो भी क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।